वेलकम टू ऑल ऑफ आप सभी के यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप। आपकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का रूबी लेज़र, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदर से भी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, यो 7.5 मार्क्स में। और इसकी जो है छोटे छोटे पॉइंट भी जो है, यानी कि लेज़र की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें सारी हम चेकआउट करने वाले हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रूबी लेज़र। तो ध्यान से देखेंगे रूबी लेज़र भी। रूबी लेज़र की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। रूबी लेज़र की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम रूबी लेज़र की बात करें तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट 1960 में डेवलप हुआ ये। 1960 में डेवलप हुआ। और किसने बनाया ये बनाया मैमन ने, एक साइंटिस्ट थे मैमन। किसने बनाया 1960 में रूबी लेज़र को पहला डेवलपमेंट करा? किसने? मैमन ने। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो था फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र था। क्या था? फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र, यानी कि सबसे पहला जो लेज़र बना था ये था सॉलिड स्टेट लेज़र, यानी कि फर्स्ट था ये। ठीक है भाई, 1960 में बनाया था मैमन ने। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस लेज़र का जो दूसरा बोल देते हैं इसे पल्सेटिंग लेज़र भी बोल देते हैं। पल्सेटिंग लेज़र, पल्सेटिंग लेज़र इस वजह से क्योंकि इसमें से पल्स निकल के जाती है इस तरीके से, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ही इसमें काम होगा। कोई मतलब इसमें बाहर से कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि नेचुरल काम होगा। तो इस वजह से इसमें जो हम यूज करते हैं नेचुरल पंपिंग यूज करते हैं। और नेचुरल पंपिंग हमें पता है, मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था आपको, नेचुरल पंपिंग होती है ऑप्टिकल पंपिंग। तो रूबी लेज़र में हम यूज करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग का दूसरा नाम भी है नेचुरल पंपिंग। नेचुरल पंपिंग इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग को प्रकाशिक पंपन। और इसकी नेक्स्ट है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो होता है 3 लेवल लेज़र होता है। यानी कि इसमें कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल लेज़र होता है। ठीक है, ये तो इसके कुछ पॉइंट आउट थे। यानी कि 1960 में इसे मैमन ने डेवलप करा था और ये फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र था। इसमें जो हम यूज करते हैं पल्सेटिंग, हम इसमें यूज करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, और इसमें इसका दूसरा भी नाम है पल्सेटिंग लेज़र ही बोल देते हैं इसे। और रूबी लेज़र 3 लेवल लेज़र होते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की। किस किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब इसमें जो है किस तरीके से इसमें काम होता है, किस तरीके से इसमें रचना होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ध्यान से। तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के बारे में। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर चलें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो हम इसके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है। इसमें एक रूबी रोड होती है जो कि ऑप्टिकली फ्लैट होती है। इसके जितने भी एंड होते हैं ऑप्टिकली फ्लैट होते हैं। यानी कि ऑप्टिकली फ्लैट का मतलब है ना कहीं से बिल्कुल ऊंचा रहेगा ना कहीं से नीचा रहेगा, बिल्कुल जैसे निचले वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऊपरले वाली भी ये स्ट्रेट लाइन होगी। यानी कि अगर किसी भी स्थान पे से रखोगे तो बिल्कुल इकसार आएगी, ना कि ऐसा होगा कि कहीं से ऊंची और कहीं से नीचे। इसमें 2 एंड होते हैं, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। इसके ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड को हम क्या करते हैं? फुल्ली सिल्वर्ड करते हैं। इस वाले एंड को क्या करते हैं? फुल्ली सिल्वर्ड करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण रजतित। इसे क्या कर दिया हमने?
फुल्ली सिल्वर्ड कर दिया, फुल्ली सिल्वर्ड। ठीक है भाई, क्या करा है, फुल्ली सिल्वर्ड कर दिया, यानी कि पूर्ण, इसे बोलते हैं पूर्णतः रजतित। ठीक है भाई, इसके एक एंड को जो हम क्या करते हैं, पार्सली सिल्वर्ड करते हैं, पार्सली सिल्वर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं आंशिक रजतित। तो इन्हें दोनों पॉइंट को ध्यान से देखेंगे भैया हम। तो हमने देखा रूबी रोड में जो है एक सिरे को जो क्या कर दिया हमने, पूर्णतः रजतित कर दिया यानी कि फुल्ली सिल्वर्ड, दूसरे सिरे को जो क्या कर दिया हमने, पार्सली सिल्वर्ड यानी कि आंशिक रजतित कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, ये जो रोड होती है, ये रोड किस प्रकार से काम करती है हम ये देखते हैं और किस तरीके से इसमें चीजें लेते हैं। तो ये जो रोड होती है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की रोड होती है, जिसमें क्या करते हैं 0.05% की डोप करा देते हैं किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की, Cr2O3 की। यानी कि ये जो रोड होती है Al2O3 की होती है, इसमें 0.05% की डोप करा देते हैं किसकी, Cr2O3 की। और Cr2O3 यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें जैसे हम डोप कराते हैं तो Al3 पॉजिटिव एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं Cr3 पॉजिटिव से, क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। ठीक है, और जैसे रिप्लेस हो जाओगे हमारा जो रोड का कलर हो जाएगा, उस रोड का कलर हो जाएगा पिंक। क्या कलर हो जाएगा, पिंक कलर, गुलाबी। कैसा हो जाएगा रोड का कलर, पिंक हो जाएगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम कितनी तेजी से बाहर निकल रही है या कितनी धीमे बाहर निकल रही है, इसका पता लगाने के लिए इसके ऊपरली साइड में जिनोन फ्लक्स लैंप इस तरीके से लपेट देते हैं। ये क्या लपेटा है, जिनोन फ्लक्स लैंप। जिनोन फ्लक्स लैंप का काम होता है, वैसे हम इसके जिनोन की प्रॉपर्टी जानते हैं। जिनोन की प्रॉपर्टी होता है शाइन करना यानी कि चमकना। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम जो है तेजी से निकल के जाएगी तो ये वाले जो जिनोन फ्लक्स लैंप इसके ऊपर लपेटा हुआ है ये क्या होगा, तेजी से जलने लग जाएगा, ब्राइट शाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कम तेजी से जा रही है यानी कि स्लोली जा रहा है तो धीमे धीमे मतलब शाइन करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है हमें इसके शाइनिंग से ही पता चल जाएगा, इसके ब्राइटनेस से ही पता चल जाएगा कि अंदर रूबी रोड में जो काम चल रहा है वो मतलब किस तरीके का चल रहा है, यानी कि धीमा चल रहा है या तेजी से चल रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब है अब इसके हम अगर इसकी बात करने लग जाए, इसके कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताओ कि इसे फुल्ली सिल्वर्ड और इसे पार्सली सिल्वर्ड क्यों करा जाता है इसके एंड को। तो इसका अच्छा सा आंसर ये है कि इस वाले एंड को इसे फुल्ली सिल्वर्ड इस वजह से करा जाता है क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने होते हैं। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बीम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेजर, छोटे छोटे बच्चे जो हैं लेजर लिए रखते हैं, तुमने देखा होगा अधिकांश जो लेजर होते हैं वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती हैं। तो इधरली साइड वाले, पिछली वाली साइड वाले हिस्से को जो है फुल्ली सिल्वर्ड कर देते हैं जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम इधर से ना निकल पाए। अगले वाले को पार्सली सिल्वर्ड इस वजह से करते हैं। अब कोई बच्चे के माइंड में पर्सन ये आया कि भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकालनी है तो इसे मतलब रुकावट करने की यानी कि पार्सली सिल्वर्ड करने की एंड को क्या जरूरत पड़ी। इसे तो सीधी सी होगा पार्सली सिल्वर्ड हटाओ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम जाने दो। लेकिन नहीं, इसका सीधा सा आंसर ये है कि यदि पार्सली सिल्वर्ड इस वजह से करा जाता है इसको
जिससे कि कम इंटेंसिटी के यानी कि कम तीव्रता के इलेक्ट्रॉन इससे बाहर ना निकल के जावे। कम तीव्रता के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे आएंगे, ये से टकरा के जो है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कराने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि बेकार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो है फुल्ली, यानी कि जो मोर इंटेंसिटी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी के जो है इलेक्ट्रॉन वे बाहर निकलने मतलब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही लेज़र का मतलब अच्छा अनुप्रयोग भी है कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन बीम हमें ज़्यादा इंटेंसिटी के मिले उतनी लेज़र उच्च कोटि की होती है, जिससे कि पार्सली सिल्वर्ड करने का मतलब समझ में आ गया होगा आई होप सभी को कि वही कोई भी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कम इंटेंसिटी की हुई तो वो टकरा कर वापस चली जाएगी, केवल मोर इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकल पाएगी। ठीक है भाई, तो इसके हम अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई। ब्लॉक डायग्राम में सारी इसकी थ्योरी छुपी हुई है, किस तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम यो काम करता है, किस तरीके से हम लेजर एक्शन उसमें लेते हैं। तो मैंने जितने भी वे पॉइंट बताए थे पहले आपको फर्स्ट वाली वीडियो में, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये 5 पॉइंट जो है किसी भी लेज़र में यूज होंगे। तो वे 5 पॉइंट को पिछली वाली वीडियो से देख के एक बार रिवाइज कर लियो, तो इसके ब्लॉक डायग्राम को समझने में बहुत आसानी हो जाओगे आपको। ठीक है, तो इसका हम लेवल डायग्राम देखते हैं भाई। इससे पहले हमने इसका जो है ये वाला डायग्राम देख लिया था कि कैसे कैसे रूबी रोड होती है और कैसे कैसे इसका इलेक्ट्रॉन बीम काम करते हैं, कैसे कैसे इसका फुल्ली सिल्वर्ड रखा जाता है ये वाला एंड, और ये कैसे कैसे पार्शियली सिल्वर्ड। इसका ब्लॉक डायग्राम देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिसका ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट होता है, ये वाली एनर्जी स्टेट होती है हमारी E1। हमारा कोई भी एटम E1 स्टेट पर होता है। ठीक है भाई, कोई भी एटम E1 स्टेट पर होता है। E1 स्टेट को मैंने पहले ही बताया था, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, या इसका दूसरा भी नाम है लोअर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, E1 है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, हमारा एटम यहाँ पे सिचुएटेड है, और जैसे ही इसे एक 5500 एंगस्ट्रॉम का कोई भी फोटोन इसे मिलता है, तो इसे क्या करता है, ऑब्जर्व करने के बाद में ये सबसे पहले चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये वाली एक्साइटेड स्टेट का नाम है E3, और इस वाली स्टेट को अदरवाइज जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड स्टेट। इसे बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड स्टेट। इसका मतलब है ये वाली स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट है, जैसे इसने 5500 एंगस्ट्रॉम का फोटोन जो है इसने क्या करा, इस एटम ने ऑब्जर्व करा, ये कहाँ पे चला गया, E3 यानी कि एक्साइटेड स्टेट में। इस स्टेट का दूसरा भी नाम है शॉर्ट लिव्ड स्टेट, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे एटम जो है रुकने वाला है भाई। ठीक है, और इसकी एक दूसरी स्टेट भी होती है जस्ट इसकी साइड में जो होती है, इसे बोलते हैं E2। इस स्टेट का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। इस स्टेट का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। तो पहले जो है, पहले प्रोसेस में कोई भी एटम हमारे यहाँ था, फोटोन को ऑब्जर्व करा, ये चला गया शॉर्ट लिव्ड स्टेट में E3 में। तो ये वाला हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, मैंने पहले ही बताया था, हमारे 5 प्रोसेस होते हैं किसी भी लेज़र को कराने के लिए। लेज़र में कराने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं? 5। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन के बारे में। सेकंड बताया था मैंने स्पॉन्टेनियस टर्म्स के बारे में। स्पॉन्टेनियस एमिशन,
तीसरे वाला टर्म्स बताया था मैंने स्टिमुलेटेड एमिशन, इसके बाद टर्म्स बताई थी मैंने इसकी पंपिंग टर्म्स बताई थी डिफाइन करने के लिए, और पांचवी टर्म्स बताई थी पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये 5 टर्म्स जो है इस किसी भी लेजर में होने वाली होती हैं, ठीक है भाई। तो हमारी ये स्टेट हो गई थी ग्राउंड स्टेट, यानी कि कोई भी एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है E1 में, इसने 5500 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को इसने ऑब्जर्व करने के बाद में ये चला गया शॉर्ट लिव्ड स्टेट में E3 में, इसे एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे वो बहुत कम टाइम के लिए रुकता है ये। और ये क्या होता है, ये जब जैसे ये वाली पहली वाली स्टेट से ये पहुंचता है E3 स्टेट में, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, जब कोई फोटोन किसी एटम को एनर्जी देता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ से हमारा एक फिनोमेना पूरा हो गया, उस फिनोमेना का नाम है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण का अवशोषण। ये विकिरण का अवशोषण ही तो हुआ है, ये एटम यहाँ से एनर्जी लेने के बाद में कहाँ पे गया है, E3 स्टेट में, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा प्रोसेस भी इसी में कंप्लीट होता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि लगातार यहाँ पे एटम इकट्ठा होते रहते हैं और ये एटमों को कहाँ पे, हायर एनर्जी स्टेट में भेजता रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पंपिंग। ये प्रोसेस भी हमारे यहाँ पे इस वाली पहले उसमें कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब जैसे ही एटम यहाँ पे पहुंच गया है, ये यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए जो है रुकेगा और अपने आप ही जो है ये जो अपने आप ही शॉर्ट लिव्ड स्टेट से अपने आप ही जो ये पहुंच जाएगा E2 में। ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसे बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, यानी कि इस स्टेट में पहुंचने के बाद में ये अपने आप ही जो है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करने के बाद में E3 से कहाँ पे आ गया, E2 में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए ये रुका और अपने आप ही यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। कौन से स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में। और ये कोई भी जो है फोटोन को बाहर नहीं निकालता। तो बहुत से बच्चों के माइंड में बात आ रही होगी कि जब कोई हायर एनर्जी पे एटम होता है और वो लो एनर्जी पे आता है, ये वाला तो प्रोसेस आपने बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो है फोटोन बाहर निकलता है, जबकि यहाँ पे कोई भी फोटोन बाहर नहीं निकला है। यानी कि ये क्या है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुआ है। और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होने के साथ साथ में यहाँ पे एक प्रोसेस और हुआ है, उस प्रोसेस का नाम है हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये होता है कोई सी भी एक स्टेट से जो जितने भी एटम लगातार दूसरी स्टेट में जा जाकर इकट्ठा होते रहेंगे। यानी कि जब हमारी जो है यहाँ पे सपोज करो इस वाली स्टेट को हमने N1 कह दिया, इस वाली स्टेट को हमने N2 कह दिया, तो लगातार जो है एटम कहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट होते रहेंगे, N2 स्टेट में। जब N2 की वैल्यू हो जाती है ज़्यादा N1 से, तो ये वाला प्रोसेस मैंने बताया था, यानी कि नंबर ऑफ एटम हो जाओगे सेकेंड स्टेट में ज़्यादा कंपेरिजन टू द N1 से, तो ये वाला प्रोसेस मैंने बताया था पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि समष्टि व्युत्क्रमण, ठीक है भाई। तो हमारे 2 प्रोसेस हो गए यहाँ तक के। अब जैसे ही हम E3 से यानी कि E2 स्टेट में हमारा एटम आ चुका है भाई, तो E2 से जब अपने आप ही जो है ये नीचे आता है, ठीक है, जब ये एटम जो है अपने आप ही कौन सी स्टेट में आता है, E1 वाली स्टेट में ही आता है, यानी ग्राउंड स्टेट में ही आता है, तो ये एक फोटोन को बाहर निकालता है, एक फोटोन को बाहर निकालता है। इस फोटोन की जो एनर्जी होती है 6943 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है भाई। कितनी होती है, 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। और मैंने बताया था जब कोई भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ पे आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में, और एक फोटोन को बाहर निकालता है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो मैं एक बार और यहाँ पे भी लिख देता हूँ कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप हो रहे। तो इसमें पहला स्टेप हो रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, ये वाला स्टेप भी इसमें कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और इस वाले में एक स्टेप भी और कंप्लीट हुआ है पंपिंग का, ठीक है। ये 2 स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, यानी कि यहाँ से E1 से E3 तक जाने तक। और इस वाले से E3 से E2 तक आने में हमारा एक प्रोसेस हुआ था
पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये वाला स्टेप कंप्लीट हुआ था। और यहाँ से जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और एक फोटोन को बाहर निकालता है, तो ये वाला जो प्रोसेस हुआ है ये हुआ है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है भाई, स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा स्पॉन्टेनियस भी हो गया, लेकिन अभी हमारा एक प्रोसेस बच रहा है अभी, स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी कि ये जो स्पॉन्टेनियस हुआ है ये फोटोन निकला है। अगर हम इसे डायग्राम में बात करने स्टार्ट कर जाए कि ये फोटोन निकला तो है भाई, ये निकला तो है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी इतनी कम है कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब ये नहीं निकल पाएगा तो लगातार जो है यो यहाँ पे चक्कर काटता रहता है इसमें और लगातार कोलिजन कराता रहता है। क्या करा जाता है? कोलिजन, यानी कि संघट लगातार इसमें जो है रोड में ही घूमता रहता है और टक्कर लगाता रहता है। यानी कि नए किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने के लिए अपनी पावर जो है खर्च करता रहता है। और जैसे ही ये क्या काम करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि बाहर निकलने के लिए बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टिमुलेट कराता है और यहाँ पे कोई एटम है, ये कहाँ पे आओगा? लोअर एनर्जी स्टेट में स्टिमुलेट करा के। तो ये जब कोई भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो अपने साथ जो है एक फोटोन बाहर निकालता है। उसको वो कितना फोटोन? 6943 एंगस्ट्रॉम का। और ये तो इसका खुद का हुआ जो ऊपर से नीचे आया है, लेकिन इस वाले ने भी तो स्टिमुलेट कराया था, इस वाले ने भी तो मेहनत करी थी दूसरे को नीचे लेकर आने में। तो ये वाला एक इसका भी हो जाता है 6943 एंगस्ट्रॉम का। इसका मतलब है इस वाले फोटोन ने इस वाले एटम को स्टिमुलेट कराया और इस वाले के साथ साथ जो है जब ये नीचे आ गया है, यानी कि ये जब नीचे कोई भी चीज़ मैंने बताई थी, जब कोई भी हायर एनर्जी स्टेट में होता है और वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो इस फोटोन को एक फोटोन को जरूर रिलीज करता है। ये तो इसका खुद का हो गया जो बाहर ऊपर से नीचे आया, और इसने भी तो स्टिमुलेट कराया, इसने भी तो मेहनत करी है, इसकी योगदान दिया है, तो यो भी इसके साथ नीचे आता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जब हमारे 1 के 2 बनने स्टार्ट हो जाए तो इस वाले प्रोसेस को मैंने क्या बताया था? स्टिमुलेटेड एमिशन। और जैसे ही 1 फोटोन के 2 फोटोन स्टार्ट हो गए, यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया? ये तो स्पॉन्टेनियस हो गया था भाई ये वाला, और ये वाला जो है स्टिमुलेटेड एमिशन हो गया यहाँ पे। तो हमारे सारे के सारे लेज़र के यहाँ पे जो ये लेज़र एक्शंस थे ये सारे कंप्लीट हो गए इसमें। और इसमें मैंने पहले ही बताया था कि जब 1 के 2 बनने स्टार्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन बीम, इसका मतलब है इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, यानी कि तीव्रता ज़्यादा हो रही है। और जैसे तीव्रता ज़्यादा हो जाओगे, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाओगी और लगातार इंटेंसिटी जो है तेज़ी से बढ़ती चले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलने स्टार्ट हो जाओगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलने स्टार्ट हो जाओगे, लेज़र अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें मैंने पहले ही बताया था एक चीज़ कि ये 3 लेवल लेज़र है। 3 लेवल कैसा पूरा होते हैं? एक लेवल तो ये हो जाता है और रेडिएशन लेस को हम काउंट नहीं करते हैं। एक इसमें स्पॉन्टेनियस सेकंड और तीसरे वाला जो है स्टिमुलेटेड टर्म्स, ये 3, जैसे ये जो है 3 टर्म्स इसमें आ जाती हैं भाई। ठीक है, हमने यहाँ समझे थी कि किस प्रकार से इसमें लेज़र एक्शन की सारी टर्म्स पूरी हुई है और अच्छे से आई होप सभी को समझ में आया होगा रूबी लेज़र का कंसेप्ट। ठीक है, आगे ही हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को और अच्छे तरीके से मतलब ज्ञान प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच।